हमारा आग्रह, बल्कि कहें कि विनती को स्वीकार करके किसी और कारण से यहां आए हुए, लेकिन उस बहाने का यहां हम उपयोग कर रहे हैं। श्रद्धेय प्रोफेसर दिलीप सिंह जी यहां उपस्थित हैं। वे मुख्य अतिथि का आसन ग्रहण करें। प्रार्थना करता हूं। ये अत्यंत प्रसन्नता और सौभाग्य का विषय है मेरे लिए भी, इस सभा के लिए भी और प्रतिकार के लिए भी, कि हमारे बीच तेलुगु के वरिष्ठ साहित्यकार, मैं समझता हूं इसके अलावा उनके परिचय में और कुछ कहने की आवश्यकता है भी नहीं, नानीलु के प्रवर्तक, प्रमुख कवि साहित्यकार प्रोफेसर एन गोपी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपसे विशेष अतिथि का आसन ग्रहण करता हूँ। ये सुयोग है कि आज दक्षिण भारत भूमि प्रचार सभा आंध्र की अध्यक्ष, दक्षिण भारत भूमि प्रचार सभा उच्च शिक्षा और शोध संस्थान की प्राध्यापक डॉक्टर गुर्रमकोंडा नीरजा की कृति डॉक्टर नीरजा के पिताश्री दक्षिण भारत भूमि प्रचार सभा आंध्र के संपर्क अधिकारी श्री एस के हलेमणि जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, कृपया मंच पर आसन ग्रहण करें। विमोचन के समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है विमोचित, और वो है, हालांकि देखे हुए तो प्रस्तावना लेखक और शुभाशंसा लेखक भी हैं, लेकिन उन्होंने छपने से पहले देखा है। छपने के बाद देखने वालों में श्री भगवान दास चौपट जी हैं, जो इस कृति का हम सबसे परिचय कराएंगे। मैं आपको मंच पर सारा आमंत्रित करता हूं। हेलो सर, आप उधर आइए, थोड़ी सी व्यवस्था के लिए हमें उधर विनम्रता पूर्वक छोटी कुर्सी रखी गई है। यानी मैं डॉक्टर नीरजा से कहूंगा कि वो भी मंच पर इस प्रकार मंच सज गया है और 5:30 बजे ठीक मैं यहाँ माइक पर आकर खड़ा हो गया था और मैं ये वचन देता हूँ कि 7:30 बजे से पहले हम इस कार्यक्रम को समाप्त कर देंगे, यदि अध्यक्ष जी इत्यादि का सहयोग रहेगा। हमारी ओर से हम चाहेंगे कि 7:30 बजे, इसलिए मंच पर सभी इस बात का ख्याल रखेंगे। मैं डॉक्टर शुक्ल ने दीप प्रज्वलित किया, प्रोफेसर दिलीप सिंह जी दीप शिखा प्रज्वलित कर रहे हैं। एक और शिखा प्रोफेसर एन गोपी, श्रीमती सीता लक्ष्मी जी, सरस्वती जी प्रज्वलित कर रही हैं। सीता लक्ष्मी जी, आदरणीय श्रीकांत जी अपनी पुत्री के पुस्तक के लोकार्पण समारोह के अवसर पर यह मंगल दीप प्रज्वलित किया। स्वतंत्र
मंत्र नव अमृत मंत्र नव भारत में वरदे वरदे आगंदौर के बंधन तरब जननी आगंदौर के बंधन तरब जननी ज्योतिर्मयने देवी कंदनव नव नव के नव विहंग वृंद को नव नव के नव विहंग वृंद को नव पर नव वरदे वरदे वीणावती वरदे। मुख्य अतिथि प्रोफेसर दिलीप सिंह जी का स्वागत सत्कार प्रोफेसर टी मोहन सिंह जी को मैं आमंत्रित करूंगा। प्रोफेसर टी मोहन सिंह जी। विशेष अतिथि प्रोफेसर एन गोपी का स्वागत सत्कार करने के लिए मैं प्रोफेसर दिलीप सिंह जी से ही निवेदन करूंगा। अर्पणा दीप्ति हैं नहीं, मैं सीमा मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि मंच की ओर आए और आदरणीय श्री खुर्रम कुंडा श्रीकांत जी का साहित्य मंथन की ओर से स्वागत सत्कार करें। आंध्र सभा की अध्यक्ष श्रीमती एम सीता लक्ष्मी जी का स्वागत सत्कार करने के लिए मैं अध्यक्ष महोदय से ही निवेदन करूंगा। डॉक्टर भीम सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि मंच की ओर आए और हमारे संपर्क अधिकारी श्री एस के हलेमणि जी जी संगीता, आप कैमरा जरा किसी और को दे दीजिए थोड़ी देर के लिए। और जोपट जी तो शॉल और पुष्पगुच्छ मैं मीना मुथा जी को आवाज दूंगा, मंच की ओर आए। और अच्छा, नीता जी खुद ही दे रही है अपने लिए, ठीक है। नीता जी से लेकर नीता जी का सम्मान कर रहे हैं। हाँ, यहाँ सामने आ जाए, सामने आ जाए, ऐसे ऐसे सामने आ जाओ। हाँ, अगर संचालक का भी कुछ करना हो बस ठीक है, चीजें तो दो ही। मैं फिलहाल आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
ये प्रिविलेज दे रहा हूँ और आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपने रनिंग कमेंट्री पेश की थी, यूनिक, बहुत अच्छा लगा। ये लोगों को सीखना चाहिए। आज की सभा के अध्यक्ष जी डॉक्टर राधेश्याम शुक्ल जी, प्रोफेसर दिलीप सिंह जी, आदरणीय गोरमकोंडा श्रीकांत जी और गोरमकोंडा मिर्जा जी, एसके हरिमनी जी, प्रोफेसर एम गोपी जी और श्रीमती एम सीता लक्ष्मी जी, प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी तथा सभा में उपस्थित विद्वत समाज, डॉक्टर गोरमकोंडा मिर्जा की सद्य प्रकाशित कृति तेलुगु साहित्य एक अवलोकन उनके 21 आलोचनात्मक निबंधों का संचयन है, जो सभा की द्विभाषी पत्रिका स्रवंती के संपादकीय आलेखों को समेटता है। एक समर्पित संपादक, अध्यापक, शोधार्थी, कवियत्री, लेखिका के रूप में वे जानी जाती है, किंतु उनका समीक्षक रूप सर्वाधिक आकर्षक है। वे जिस तरह से कृतियों को आत्मसात करती है और उन पर नील टिप्पणी करती है, वह उन्हें भारी आलोचक के रूप में प्रतिष्ठित करता है। एक उभरती हुई समीक्षक के जो गुण होते हैं, वे सभी उनमें विद्यमान है। ये निबंध इस बात की पुष्टि करते हैं कि स्रवंती की सहायक संपादिका के रूप में कार्यरत डॉक्टर मिर्जा जी ने चीजों को समग्र रूप में देखने, उन्हें विश्लेषित करने की अदृश्य शक्ति है, जो उन्हें उभरती हुई युवा समीक्षक घोषित करते हैं। उनका विपुल अध्ययन, हिंदी तेलुगु साहित्य का तुलनात्मक अनुशीलन, अनुवादकरण, अन्वेषण आदि उन्हें विदुषी व्यक्तित्व प्रदान करता है। आंध्र प्रदेश हिंदी अकादमी ने आर्थिक अनुदान देकर इस शाश्वत कार्य को पूर्ण करने में जो सहयोग दिया है, वह स्वागत योग्य एवं स्तुत्य है। इससे पूर्व अनेक तेलुगु भाषी विद्वानों ने हिंदी में तेलुगु साहित्य इतिहास लिखा। हिंदी की भांति तेलुगु में भी काल विभाजन, नामकरण और प्रवृत्तियों का उल्लेख मिलता है, किंतु लेखिका ने संचयन में शामिल निबंधों में रचना और रचनाकार के सरोकारों, संरचनाओं, शैलियों एवं उनकी लोक प्रवृत्तियों पर सारगर्भित चर्चा की है, जिसके कारण इन निबंधों से ताजगी की महक आती है। यही इन निबंधों की महत्ता एवं प्रासंगिक। मुझे लगता है कि कृति में कुछ अंश तुलनात्मक अध्ययन की मांग करते हैं। इतिहास सदैव ही वर्तमान के लिए प्रेरक रहा है, इसलिए उसका भव्य अतीत वर्तमान को डुबाता रहा। मिर्जा जी ने इन निबंधों के माध्यम से अपने समय की गर्द हटाकर स्वर्णिम अतीत को वर्तमान से रूबरू कराया है, अपितु उस समय के निषेधात्मक तत्वों की पहचान भी की है। मेरी धारणा है भारतीय मनुष्य आशीर्वाद देकर इस महत्ता को स्वीकार किया है। आरंभिक की निबंध आंध्र प्रदेश की और साहित्यिक परिवेश की ओर ध्यान दिलाते हैं। ये तीनों ही निबंध तेलुगु भाषा के आंचलिक गोष्ठों समझता हूँ कि नीरजा जी संयोग कर रखेंगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सम्माननीय मंच, मैं ये कहने के लिए कुछ क्षण लेना चाहता हूँ कि साहित्य मंथन के माध्यम से आज डॉक्टर नीरजा को अपने आशीर्वाद देने के लिए यहाँ शहर के रचनाकारों, हिंदी प्रेमियों, तेलुगु साहित्य के हस्ताक्षरों और छात्र छात्राओं का एक प्रतिनिधिमंडल जैसा है। और कई पीढ़ियां, मैं समझता हूँ कि 80 वर्ष की पीढ़ी से लेकर के और 1 वर्ष की पीढ़ी तक साहिती भी यहाँ पर है। तो ये सब आपको आशीर्वचन देने के लिए यहाँ हैं और उन सब के प्रतिनिधि के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर एन गोपी को। आज का सभाध्यक्ष
प्रमुख आलोचक, स्वतंत्र वार्ता संपादक सहोदय डॉक्टर राधेश्याम शुक्ला जी, आपकी मुख्य अतिथि प्रमुख साहित्यकार and an eminent linguist of India, స్వీకర్త ఈరోజు అంకితాన్ని తీసుకోబోతున్నారు. స్వీకర్త తులంపట శ్రీకాంత్ గారు, సంపర్క అధికారి శ్రీ ఎస్కే అభయవాణి గారు, పరిచయకర్త చాలా బాగా చేశారు భగవాన్ జోపత్ గారు, సమన్వయకర్త ప్రొఫెసర్ రిషభ్ శర్మ గారు, ప్రొఫెసర్ సీతాలక్ష్మి గారు, సభలో ఉన్న సహోదయులందరికీ నమస్కారం. I have written one page in Telugu. If you permit me, for a change, I will read it in Telugu. Instead of speaking in tutti-putti Hindi, I think. గతంలో సుభాషిస్సులను రాశారు ఒక చిన్న పేజీ. గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా హిందీ తెలుగు భాషా సాహిత్యాల మధ్య ఆదాన ప్రదానాలు విస్తృతంగా జరుగుతున్న కాలం ఇది. ఒకప్పుడు హిందీ నుంచి తెలుగు అనువాదాలు వచ్చినంతగా తెలుగు నుంచి హిందీలోనికి మన రచనలు పోవడం లేదనే బాధ నాకుండేది. ఆ మేరకు ఆంధ్రదేశంలో ఉన్న విశ్వవిద్యాలయంలోని హిందీ శాఖలలోని మిత్రులను ఒత్తిడి చేస్తుండేవాడు. ఇప్పుడు డాక్టర్ నీరజ, చిరంజీవి నీరజ, తెలుగులోని అనర్ఘరత్నాలు లాంటి సాహితీవేత్తలు, సంగీతకారుల గురించి విశాలమైన హిందీ ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది. నా బాల్యం నుంచి ఉభయ భాష సేతుగా ప్రకాశిస్తున్న స్రవంతి పత్రికకు ప్రస్తుతం ఆమె సహ సంపాదకురాలుగా ఉండటం ఎంతో ఆనందదాయకం. ఐ హ్యావ్ ఎ మెమొరీ అబౌట్ ది స్రవంతి पत्रिका में in 1965 when I was studying 8th class in school, मैंने पहली कविता स्रवंती में छपा है. I went to Dr. Sina Reddy, he was lecturer, just he entered in arts college then. I went to his house, ढूंढते चिकट पिलवे गया मैं. मेरा पोएम बता, वो इतना छोटा है, अच्छा है. So he two poems, he was in the editorial board of Sravanti. Then he sent those poems to Sravanti, and they are published. Still that memory is very fresh in my mind, and in my view it's a great paper. पत्रिका मैगजीन है. To that magazine ये संपादक है नीरजा जी, and again I request मेरा एक कविता को आप छपाइए, आप छापिए. సంపాదకీయాల రూపంలో రాసిన 21 వ్యాసాలను ఒక చోట సంపుటిగా కూర్చి హిందీ పాఠకులకు అందిస్తున్నారు. భారతదేశంలో హిందీ తర్వాత ఎక్కువ మంది మాట్లాడే భాష తెలుగు. కాబట్టి తెలుగులోని సాహితీ నిధులను హిందీ వారు తెలుసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతో ఉంది. డాక్టర్ నీరజ కేవలం పండితురాలే కాకుండా ఎప్పటికప్పుడు తనను తాను తాజాపరుచుకుంటున్న విమర్శకురాలు కూడా. కాబట్టి ఆమెకు చారిత్రక దృష్టి అనివార్యమైంది. ముఖ్యంగా సమకాలీన తెలుగు సాహిత్యాన్ని ఆమె గమనిస్తున్న తీరు ఆమె గచ్చ సాహిత్య వాక్యానుశీలనానికి నిదర్శనంగా ఉంది.
నేను ఇటీవల సృష్టించిన నాణీల రూప ప్రక్రియను కూడా పట్టించుకోవడం దానికి ఒక ఉదాహరణ. అలాగే తెలుగులో వస్తున్న స్త్రీవాద దళితవాద ధోరణులను కూడా నిశితంగా పరిశీలిస్తూ చక్కటి వివేచనాత్మక వ్యాసాలను అందిస్తున్నారు. మహావిద్వాంసులు సృజనాత్మక పండితులు డాక్టర్ రిషభదేవ్ శర్మ గారి శిష్యరికం కూడా బంగారాన్ని తాగినట్టుగా ఉపకరిస్తున్నారు. చిరంజీవి డాక్టర్ నీరజని ఈ సందర్భంగా హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను, ఆశీర్వదిస్తున్నాను. ఈ సందర్భంగా వారి శ్రీకాంత్ గారు చాలా సీనియర్ జర్నలిస్టు, రచయిత, ఎన్నో అవార్డ్స్ పొందినవారు. వారి తండ్రి గారు వారికి ఈరోజు ఈ పుస్తకం అంకితం చేయడం కూడా చాలా హృదయాన్ని కదిలించే అంశం. ఒక తండ్రికి అంతకంటే మన పిల్లలు మన కళ్ళ ముందే ఒక స్థాయిలో ఉండి ఉన్న రచన చేస్తుంటే అది ఎంతో సంతోషం కలిగించే విషయం. నేను వారిని కూడా ఇది అంకితం తీసుకుంటున్నందుకు నేను మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాను. తండ్రికి అంతకంటే ఇంకెక్కువ ఏమి ఉండదు, అది ఒకటి అనిపించింది. తర్వాత ఇప్పుడు దిలీప్ సింగ్ గారి వారి చేతుల మీదుగా కరకమలాల మీదుగా ఇది ఆవిష్కరింపబడబోతుంది. ఆయన చాలా గొప్ప లివింగ్ లీజెండ్ ఇన్ అకాడమిక్ వరల్డ్, legend. I know when he was here also, it's a very big name, but very humble person, a great person. We are very much honored by his presence here. और शुक्ला साहब ये हैदराबाद आने के बाद हैदराबाद का हिंदी वर्ल्ड का माहौल ही बदल गया है. Fortune of Hyderabad Hindi circles and Telugu circles also. And कोई तो भी रहना चाहिए वो शराब क्या बोलते वो वैल्यू देने वाले. ये पानी का पानी है, दूध का दूध है, ऐसा आलोचक है. I am very happy and this sabha is studded with great people. Kantimani साहब है, मोहन सिंह साहब है, very senior people और साहित्यकार है. सबको मेरा नमस्कार. नीरजा जी को मेरा आशीर्वाद, अभिनंदन, नमस्कार. मैं कृष्णाराम से कहूंगा कि सबसे छोटे सदस्य के साथ मंच पे आए. एक कैंडिडेट और आना चाहिए. ये असल में पुस्तक का जो प्रकाशन है वो लोक अकादमी प्रतिभा दिल्ली का नाम है. इस पर लेकिन प्राप्ति स्थान में श्री साहिती लिखा है. इस बच्चे का नाम श्री साहिती है, इसी के नाम पर इन्होंने अपना प्रकाशन. तेलुगु साहित्य एक अवलोकन, पूर्णकोंडा नीरजा, आंध्र प्रदेश हिंदी अकादमी हैदराबाद, धन्यवाद संगठन के आर्थिक अनुदान से प्रकाशित पुस्तक के आवरण पर जब तक ये क्रिया हो रही है मैं 2-3 पंक्तियां लिखी हैं उन्हें पढ़ देता हूं. प्रोफेसर एन गोपी कहते हैं तेलुगु भारत में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है. अतः तेलुगु में निहित साहित्यिक धरोहर से हिंदी जगत को परिचित कराना अत्यंत आवश्यक है. डॉक्टर नीरजा केवल विदुषी भर नहीं अपितु समय समय पर अपने आप को अद्यतन रखने वाली आलोचक. और इसके साथ ही बड़ी चर्चा बार बार स्रवंती की हो रही है. स्रवंती का एक विशेषांक भी प्रकाशित हुआ है, दूरस्थ शिक्षा पर एकाग्र. हम चाहेंगे कि प्रोफेसर दिलीप सिंह जी उसे भी लोकार्पित कर दें.
प्रोफेसर दिलीप सर। इस विमोचन समारोह के अध्यक्ष राधेश्याम शुक्ल जी, प्रोफेसर गोपी जी, दक्षिण भारत के प्रचार सभा आनंद के पदाधिकारी अध्यक्ष सीता लक्ष्मी जी, कल्याणी जी, सचिव, इस पुस्तक की रचनाकार लीजा जी और पिताश्री श्रीकांत जी, सभी उपस्थित विद्वजन छात्राओं, एक तो पहली पुस्तक के प्रकाशन का अपना एक सुख होता है, सुख क्या हुआ, आनंद होता है। पहले लेख का प्रकाशन भी बड़ा आनंद होता है। निर्जय अवश्य उस आनंद को महसूस कर रहे होंगे। अपना आशीर्वाद इसमें जोड़कर मैं उसे और थोड़ा बढ़ा देता हूँ। मुझे जो प्रसन्नता या आनंद है वो इस बात का है कि हमारी इस संस्था में कुछ काम इस तरह के होते रहते हैं जिनका मैं समझता हूं कि ज्ञान के विस्तार में कहीं न कहीं योगदान होता है, उसकी भूमिका होती है। ये पुस्तक में कुछ उसी तरह का काम है, श्रवंती का ये विशेषांक भी कुछ उसी तरह का काम है, क्योंकि बड़ी कठिन साधना है। भारत में तो और भी कठिन साधना है, क्योंकि यहाँ साहित्य कोई रुकी ठहरी हुई चीज नहीं है जो एक जगह शुरू होकर एक जगह समाप्त होती हो। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ, ये काल विभाजन वाला जो चक्र है, ये शायद इतिहास को समझने में कुछ मदद करता हो, साहित्य को समझने में तो कहीं न कहीं हमें भटकाता है। क्योंकि जो धारा है वो बड़ी निरंतर है, और भारत में तो वो ढेरों भाषाओं के माध्यम से बह रही है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम अपनी नौजवानी में हिंदीतर क्षेत्रों में आकर रहे रमे। हमने दक्षिण की भाषाओं की ध्वनियाँ सुनी, उनकी संवेदनाओं से परिचित हुए, उनका जो साहित्य हमें हिंदी में उपलब्ध था उसका हमने पारायण किया, बहुतों से प्रभावित हुए, बहुतों को देखा। मुझे दाशरथी जी कभी याद आने लगते हैं, शेषन शर्मा याद आने लगते हैं, कभी ज्वालामुखी याद आने लगते हैं, क्योंकि हम लोग निकट रहे और मिलजुल कर हिंदी और तेलुगु का काम किया। तमिलनाडु में भी बड़ी इस तरह की समागम की स्थिति बनती है। कर्नाटक में मैं रहा, वहाँ भी बनती है। कटिमणि जी इस समय हमारे साथ हैं, उनके साथ में बहुत से लोग साथ हैं।
भारतीय साहित्य इन सबसे मिलकर बनता है। मैं ये कभी नहीं मानता कि सिर्फ हिंदी साहित्य पढ़ समझकर, सिर्फ तेलुगु साहित्य पढ़ समझकर या किसी एक भाषा का साहित्य पढ़ समझकर हम कहीं अपनी साहित्य की समझ या संवेदना को विकसित कर सकते हैं। इतना कुछ नए में ही है। कभी अज्ञे जी हैदराबाद आए थे, हम लोग उनके साथ 1 महीने रहे। और एक कवि गोष्ठी हिंदी महाविद्यालय में हुई। उनके जो शुरुआत में एक बरांडा है, उसमें अगर आपने हिंदी महाविद्यालय का परिसर देखा हो, दरी बिछाकर, उन्होंने कहा कि इस कवि गोष्ठी में सिर्फ मैं हिंदी की कविता पढ़ूंगा, अपनी पढ़ूंगा। उनके बाद खोल के बाकायदा कविता पढ़ी, उनको कविताएं याद नहीं रहती थी। बाकी सारी कविताएं भारतीय भाषाओं में पढ़ी जाएंगी, क्योंकि वे जिस कार्यशाला में भाग ले रहे थे उसमें पूरे भारत के लोग थे, विभिन्न भाषाओं के लोग थे। और बाद में उन्होंने कहा कि इसका संक्षेप में आपको अर्थ भी करना होगा। सबके संक्षेप में उसके सार उनके सामने रखे। और उसके बाद जो उनका भाषण हुआ बहुत संक्षिप्त। उन्होंने कहा, आज मैं एक ज्यादा समर्थ कवि बन गया। ये जादू है हमारी भाषाओं का। सबका अपना अपना तरीका है, अपनी अपनी लय है, अपना अपना स्वर है। जरूरी नहीं सब एक दूसरे में मिले, वो उनकी निजता है और उस निजता से ही वैशिष्ट्य भी उभरता है और वही निजता सब में मिलकर भारतीयता बनती है। तेलुगु साहित्य अपने में क्या है ये मुझसे ज्यादा आप अच्छी तरह जानते हैं। एशिया, पश्चिम एशिया, इटालियन इमैनुअल ने कहा, इमैनुअल ने बहुत काम किया तेलुगु भाषा पर। उनके प्रयास से विश्व के लगभग 80 विश्वविद्यालयों में तेलुगु के शिक्षण की व्यवस्था हुई, आज भी चलती है। और हिंदी के बाद विदेशों में सबसे लोकप्रिय वहां के विद्यार्थियों में तेलुगु भाषा और साहित्य है। मैं नहीं जानता, लोग कहते हैं कि उसे बिना गाए नहीं पढ़ा जा सकता, चाहे तेलुगु का गद्य हो चाहे पद्य हो। जब तक आप एक स्वर नहीं साधेंगे, सही आरोह अवरोह नहीं साधेंगे, तब तक तेलुगु साहित्य आपका साथ नहीं देगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ और देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, लय वाली स्वर साधने वाली शक्ति है। अवधी, भोजपुरी, इनके जो गांव घरों में गीत गाए जाते हैं। एक हमारे इलाहाबाद के बड़े विद्वान थे, वो तेलुगु और भोजपुरी की का तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने प्रस्तुत किया था। पता नहीं बेचारे हैं कि नहीं, पेशे से वो वकील थे, सूर्य नारायण उपाध्याय। और अद्भुत उस लयात्मकता के कारण ही वो तुलना वो कर पाए थे। इस पुस्तक में शायद मैंने अपनी प्रस्तावना में भी जिक्र किया, वैसे बार बार करना चाहिए, कि इसमें तेलुगु साहित्य की एक समग्रता छिपी हुई है। छिपी हुई क्या है, उजागर है। शायद आदि से आज तक
और जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा, एक पूरी रेखा धारा आपको दिखाई देती रहती है। ये बहुत जरूरी है। भारतीय भाषाओं की चीजें इस तरह सरल ढंग से, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी जटिलता के हिंदी भाषी पाठक तक पहुंचे। और ये नीरजा जी जैसे लोग, आप जैसे जो युवा हैं, वो बड़ी शिद्दत से कर सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि उनकी समझ बदल चुकी है। वो बहुत ज्यादा तर्क पुतर्क में विश्वास नहीं करते। वो जो तथ्य है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो सच्चाई है उसको सामने लाने का उपक्रम करते हैं। और इस जिसकी ओर भगवान दास जोपट जी ने बड़े विस्तार से इशारा किया, आप अगर इस पूरी पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको बराबर मिलेगा कि आपको कुछ मिलता चला जा रहा है। वो उसकी सहजता के कारण है। मैं ये भी कहता रहता हूं कि जटिल हो जाना, दुरू हो जाना बड़ा आसान है, सहज होना बड़ा कठिन है। और अभी तो नहीं कहूंगा, शायद वो साधना नीरजा जी ने कर ली है और मच सकती है। ये साधना पुस्तकीय होते हुए भी संप्रेषणीय, और ऐसी ही रचनाएं हिंदी जगत तक पहुंचनी चाहिए। हम सबका ये सपना है, इस संस्था का भी सपना है कि हिंदी और भारतीय भाषाएं एक दूसरे के निकट आए। इस तरह का काम वास्तव में इस संस्था का भी बहुत बड़ा काम करता है। उसमें भी अपना योगदान देता है कि केवल एक व्यक्ति ने नहीं, हमारे एक अध्यापक ने, हमारे एक सहयोगी ने ऐसा काम किया, जिसके माध्यम से जिस संस्था में वो काम कर रहा है उसके भी कुछ सपने पूरे, उसके भी कुछ सपने सामने प्रकट हुए, उजागर हुए, साकार हुए। मैं इसके लिए बिल्कुल हृदय से आशीर्वाद देता हूं नीरजा जी को। एक चीज जो इसे पढ़ते हुए मुझे लगी थी, ऋषभ देव जी ने गलत कहा, मैंने उसकी पांडुलिपि भी पढ़ी और पुस्तक भी पढ़ी है। मैंने दोनों रूपों में उसका पारायण किया है और बहुत गंभीरता से किया है। ये मुझे लगा कि शायद ऐसा तो नहीं है कि ये जो हमारे आचार्य सब कह गए हैं कि साहित्य बार बार पीछे मुड़कर देखता है, बार बार। आप एक आगे के कवि का कोई परिचय पढ़ रहे हैं, उसकी रचनाओं का मर्म समझ रहे हैं, उसके पहले जिसको आप पढ़ चुके हैं वो आपके पीछे आके खड़ा होता रहता है। अभी मैं कुछ समय पहले बनारस गया था, मेरे गुरुजी हैं, उनका हम लोग मिलजुल कर नहीं रहे। उनके जन्म तिथि पर उनको स्मरण करते हैं काशी में, जिन्होंने साहित्य और संस्कृति की बहुत सी ऐसी बातें कही जो गांठ बांधने लायक है। उसमें एक बात जो उभर कर आई, और शायद वही उसका विषय भी था, आधुनिकता, परंपरा और साहित्य, कि साहित्य की प्रकृति ही होती है परंपरा की व्याख्या। चाहे वो कितना भी आधुनिक साहित्य हो, लेकिन उसकी जो प्रकृति होती है वो होती है कि वो परंपरा की व्याख्या करता है, करना पड़ता है, उसको करना चाहिए और करना होता है। चाहे वो उसका पुनर्पाठ करके करे, चाहे उसका वो कोई नया अर्थ निकाल कर करे, लेकिन उसे बार बार
परंपरा की ओर जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसकी पुनर्व्याख्या करनी पड़ती है। इस दृष्टि से भी इस पुस्तक का महत्व है। ये हमें निश्चित रूप से, मैं उसे अतीत नहीं कहूंगा क्योंकि वो व्यतीत नहीं हुआ है, साहित्य में कुछ भी व्यतीत नहीं होता। अगर हम चाहें तो आज भी हमारे साथ चल सकता है। ये हमने उसको अतीत बना दिया है, या हम उसे पारिभाषित करने लगे हैं कि ये अतीत हो गया है। ये स्वर आपको इस पुस्तक में सुनाई देंगे और मुझे लगता है कि साहित्य की सही व्याख्या या परिचय वही होता है जिसमें मैंने आपसे कहा कि एक समग्र चित्र, समग्र आकलन हमारे पास आए। वो इस पुस्तक में है। आखिर में एक खेद भी व्यक्त करता चलूं। संभवतः मेरी वजह से इस पुस्तक के विमोचन में 3-4 महीने का विलंब हो गया। मैं भी चाहता था कि जल्दी जल्दी ये हो जाए, क्योंकि मेरे मन में भी एक उतावली थी। किन्हीं कारणों से वो थोड़ा टला, लेकिन आज जिस दिन वो संभव हो रहा है, आज शुभ दिन है। आप जानते हैं नवमी का बड़ा ही अच्छा दिन है। पता नहीं ऐसा दिन पीछे कभी मिलता कि न मिलता। तो ये भी एक संयोग है। आज के संदर्भ में इसे एक साहित्यिक संयोग कहा जाए। नमस्कार। हिंदी सभలో తెలుగు మాట్లాడుతున్నందుకు నన్ను క్షమించాలి. ఎల్కేజీ నుంచి బిఎస్సీ వరకు ఆమె తెలుగు తెలియదు, ఇంగ్లీష్ అది మద్రాసులో చదివి మద్రాసు యూనివర్సిటీలో మైక్రోబయాలజీ సీట్ వచ్చింది. దానికి తమిళ పూడిమంగన్ అని ఒక మంత్రి గారు అడ్డపడ్డారు. ఇది 2 సీట్లే ఉన్నాయి, తెలుగు వాళ్ళకి ఓడిపోతే మనకేముంటుంది, ఎందుకంటే తెలుగు వాళ్ళకి ఇక్కడ ఇవ్వటానికి వీళ్ళు. సరే నేనేమో కోర్టుకి వెళ్దామన్నా మా బాబు ఒప్పుకోలే. ఎందుకంటే అప్పటికే ఒక లేడీ కలెక్టర్ మీద యాసిడ్ దాడులు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. ఈ రాక్షస రాజ్యంలో మనం కోర్టుకు పోయి సీట్ తెచ్చుకున్నా కూడా యూనివర్సిటీలో సక్రమంగా చదవలేవారు. పొద్దు నేను హిందీ చదువుకుంటాను. ఇప్పుడు ఇదే సంస్థలో ఎంఏ హిందీలో లేదు, కంటిన్యూ అయింది. అయితే ఈ పుస్తకం విషయంలో కానీ ఇంకా మరి ఏ విషయంలో కానీ నేను ఆమెకి ఇచ్చిన సహకారం అనేది ఏమీ లేదు. ఏదన్నా ఒక తెలుగు వ్యాసం మా పత్రిక రాలేదంటే అది కూడా ఎప్పుడైనా సత్కృతిగా రాసి కొట్టాలంటే, మిగతా ఇప్పుడు కూడా లేదు. తర్వాత వాళ్ళ ప్రొఫెసర్ శర్మ గారు ఆయన ప్రోత్సాహంగా ఈ పాపని తీసుకొచ్చింది. ఇట్లాగే ఆమె రాసిన ప్రతి వ్యాసాన్ని స్వతంత్ర వార్తలో ప్రచురిస్తాం. శుక్లా గారు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం అవి 2 ఆమెను నడిపిస్తా ఉన్నాయి. అందుకని ఆమెను ప్రోత్సహించిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇందుకు తప్ప ఈ స్వీకృతి తీసుకోవటానికి కానీ లేకపోతే ఇంకో దానికి కానీ నేను చేసిన కృషి ఏమీ లేదు. ఫాదర్ కాబట్టి ఒక టోకెన్ గిఫ్ట్గా నాకు ఇచ్చింది అంతే. सीधा एकदम से आ रहा है, चला हुआ है और ताकत ब्रेक होने के लिए
पुष्पहार या पुष्पगुच्छ कुछ होगा। हाँ, ये ले आइए। हाँ, डॉक्टर एन गोपी सर, श्रीफल, अरे आप आशीर्वाद हो बेटा, सख्ती हो नहीं तो इनके पत्नी को बुलाओगे। हाँ, ये डॉक्टर दिलीप सिंह जी को दीजिए और मैडम सीता जी ये श्रीफल, एक लेखन सामग्री होगी। मेरा नाम 2-3 बार लिया गया है तो मुझे डायरी और पेन, बल्कि मैं कहूँगा पूर्णिमा जी आए। ये भर के देनी है 1 साल के भीतर डायरी आपको। आजकल मौलिक लेखन भी करने लगी है, काफी कर रही है। सीमा मिश्रा जी, सुनीता दीदी, अरे वाह, वो जरा ठीक से लेते लगा भाई, नहीं तो बाद में देखना लगा होगा। संगीता, डॉक्टर रोहिताक्ष दंपति जी, उदय अग्रवाल जी, एक बार सब लोग एक साथ में फोटो करा लेते। आइए सर, भले भले सर, इधर आइए। आपका नाम पुष्पा जी कब से हो गया? प्रकाशक राजकुमार गुप्ता जी, प्रोफेसर काकीमणि सर, इससे ज्यादा लोग फोटो नहीं आ पाएंगे। फोकस वहीं रहना चाहिए। आजकल के कैमरे बड़े पावरफुल हैं साहब। हाँ, हाँ आ जाइए, आप तो सीनियर मोस्ट मेंबर हैं हमारे। हाँ बस बस ठीक, हाँ लीजिए। राजकुमार जी ने IAS बीन दिया है साहब। धन्यवाद बोल दो, धन्यवाद। डॉक्टर साहब,
मेरी किताब आ गई है। ये श्री राजकुमार प्रकाशक ने समझे अकादमिक प्रतिभा डॉक्टर सर अगर पूर्णचंद्र राव जी और सुधाकर जी आ जाए तो मुझे बता दें सर। नहीं, दोनों संकोच कर रहे हैं, इधर आ जाइए। तो बढ़िया नहीं आएगा। करते हुए और अब प्रोफेसर दिलीप सिंह जी से निवेदन है कि डॉक्टर राधेश्याम जी शुक्ल को ये श्री भगवान दास जी जोपट को सर नागेश्वर जी कहा है। नागेश्वर जी आइए। ये जो आयोजन आप देख रहे हैं इसमें नागेश्वर जी का ये नेपथ्य में रहकर सारा योगदान ये करते हैं। ये जो हम हॉल भरा हुआ देख रहे हैं उसमें इनका बड़ा योगदान है। और नागेश्वर तो आप जरा सा हिल जाए तो सबको हिला दे। स्वीकार कीजिए। ये दिन याद रखना चाहिए। मैं कहूँगा त्रिमूर्ति का हाथ लगे तब मैं चाय का भी योगदान हो जाए। चाय का भी योगदान हो जाए। मेरा अभी हो रहा है। आज मेरा परम सौभाग्य है इस सभा कक्ष में इस सारस्वत आयोजन में आप सबके साथ भागीदारी कर रहा हूं। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। यह निश्चय ही हम सब के लिए और विशेष रूप से मेरे सौभाग्य का विषय है कि प्रोफेसर दिलीप सिंह जी मेरे दक्षिण तरफ और प्रोफेसर गोपी जी यहाँ दक्षिण वाम का कोई भेद नहीं है। मतलब उन दोनों प्रकाश पुंजों से मैं प्रकाशित हो रहा हूँ। इसके प्रति मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। इस सभा की अध्यक्ष सीता लक्ष्मी जी, हमारे बीच उपस्थित जलेमणि जी और आज के इस पुस्तक लोकार्पण के समय पुस्तक का परिचय देने के लिए उपस्थित यहाँ हमारे पूरा नाम है चौपट जी। नहीं, जहाँ कुछ चौपट होता रहो वहाँ अगर चौपट जी आ जाए तो सब सार्थक हो जाए। इस सभा का इतना सुंदर संचालन कर रहे हमारे प्रिय बंधु प्रोफेसर ऋषभ देव जी, यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार और गुरु नाम गुरु करके पत्रकारिता विश्वविद्यालय पत्रकारिता स्कूल के प्राचार्य और हमारे अग्रज श्रीकांत जी,
यहाँ इस सभा कक्ष में उपस्थित प्रोफेसर कटिमणि जी, हमारे प्रोफेसर रोहितास जी सपत्नी उपस्थित हैं, शपा जी, विनीता जी, लक्ष्मी नारायण जी पीछे दिखाई पड़ रहे हैं, और इस उच्च शिक्षा और शोध संस्थान के सभी अध्यापक, अध्यापिकाएं, छात्र, छात्राएं और इस नगर के विदुषी बहनें, विद्वान भाइयों और भाषा और संस्कृत में करने वाले अन्य उपस्थित सभी सज्जनों, आप सबको नमस्कार। निश्चय ही मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानता हूं और सबसे पहले मैं इसके लिए वार्ता समूह के मालिक गिरीश संघी जी को मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं, उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दक्षिण में आमंत्रित करके मुझे ऐसा अवसर दिया कि मैं इस देश को, इसकी संस्कृति को, इसकी भाषा की आत्मा को समझ सकूं। आज मैं स्वतंत्र वार्ता के साथ नहीं हूं, लेकिन यह एहसान उनका मेरे ऊपर, मेरे जीवन पर रहेगा। अन्यथा मैं अपूर्ण रहता, अधूरा रहता। शायद इस देश के प्रति, इसकी संस्कृति के प्रति सारा सम्मान और प्रेम रखने के बावजूद इसे सभी गहराई से समझ न सकता। और मेरा यह भी सौभाग्य रहा कि यहाँ आते ही दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद इकाई का मुझे बहुत ही स्नेह और आदर मिला। प्रोफेसर दिलीप सिंह जी, अगर शायद मैं यहाँ ना आता तो सिर्फ उनके नाम से परिचित रहता, क्योंकि उनके नाम से मैं यहाँ आने से पहले से परिचित रहा हूँ। लेकिन यह एक विशेष सौभाग्य रहा कि यहाँ आते ही उनका जितना प्यार, जितना सहयोग, जितनी आत्मीयता मिली, उससे इस पूरे दक्षिण को, दक्षिण की भाषाओं को, संस्कृति को, लोगों को समझने में सुविधा हुई। और भाई प्रोफेसर ऋषभ देव जी, उनको तो मैं कहता हूँ कि वो मेरा आत्मविस्तार है। मैं कहता हूँ उनसे मुझे इतना ऐसा लगता है कि जैसे वो जो कुछ कर रहे हैं उसका सारा श्रेय, सारी उपलब्धियां मुझे मिल रही हैं। और इस सभा कक्ष में उपस्थित जितने आत्मीय लोग हैं इस नगर के, और खास तौर से सभा से जुड़े हुए लोग, अभी हिमायती मोहन सिंह के साथ चले गए हैं, आप सबकी उपस्थिति में, और आज मैं विशेष रूप से बड़ी प्रसन्नता के साथ वनीरा जी का अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जानते हैं, मैं इसे केवल दोहरा रहा हूं कि भारतीय भाषाओं के बीच जो साहित्य और संस्कृत की धारा बह रही है, उनमें कहीं कोई भेद नहीं है। अगर आप उस देश के किसी कोने की, मैं ऐसा गलत नहीं कर रहा हूं, यहाँ प्रमाण के स्वरूप दिलीप जी और शब्द और आप लोग हैं, कोई भी भाषा हो उसकी अंतर्निहित संस्कृति एक ही है, एक ही धारा प्रवाहित हो रही है, एक ही तरह का जल प्रवाहित हो रहा है, वो चाहे कावेरी हो, कृष्णा हो, गंगा हो या यमुना हो। लेकिन ये भाषागत दूरियों के कारण हम अपनी ही पहचान, जहां हमें अपनी पहचान देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, हम नहीं समझ पाते। अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में जाने कब से होता रहा है, चाहे मनुष्य जब से पैदा हुआ, जब से उसने भाषा सीखी, भाषा का इस्तेमाल शुरू किया, तब से अनुवाद भी होता चला रहा है। प्रस्तुति बीच में राजनीतिक कारणों से, अन्य कारणों से विखंडित हो गई, क्षेत्रीयताओं के दायरे में लोग बनते चले गए। लेकिन अब फिर मैं महसूस कर रहा हूं, आप सब भी महसूस कर रहे होंगे कि नई पीढ़ी के साथ ही नहीं, जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, उनके भी सोचने का तरीका बदल रहा है। दक्षिण में आप लोगों के सहयोग से जितना मैंने देखा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि बीती हुई तमाम विसंगतियों को, तमाम दूरियों को भुला करके लोग एक समन्वय की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रोफेसर कटिमणि जी यहाँ प्रमाण है। जिस तरह का वातावरण आज दक्षिण में बन रहा है, उसका एक बड़ा श्रेय इस संस्थान को है, जिसके परिसर में हम लोग आज बैठे हुए हैं। और उसमें मैं सिर्फ उपस्थिति के कारण प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, एक तथ्य है कि प्रोफेसर दिलीप सिंह जी ने इस संस्था को भारतीयता केवल भाषा और अध्ययन के लिए नहीं,
चाहे दूर शिक्षा के माध्यम से, चाहे अन्य दूसरे माध्यमों से, जिस तरह का विस्तार, जिस तरह का समन्वय, जिस तरह की आत्मीयता के सूत्र का विस्तार किया है, वो बहुत ही प्रशंसनीय, अभिनंदनीय है। और आपके पूरे इस परिवार में ये जितनी भी आपकी 4-5 इकाइयां हैं दक्षिण भारत में, सिंध प्रदेशों में काम कर रही है, उनमें सभी काम करने वाले अध्यापकों को मैं अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि वो जिस तरह का सार्थक काम कर रहे हैं, जितना बड़ा काम कर रहे हैं, उतना विश्वविद्यालयों में भी नहीं हो रहा है। मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है, या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, यूनिवर्सिटी ना हो, फिर भी जितना विस्तार और जितनी गहराई से देश के लिए, संस्कृत के लिए यह संस्थान काम कर रहा है, वो बार बार प्रशंसनीय है। नीरजा जी, आपके पूरे परिवार को बधाई। कहा जाता था पुराने जमाने के परिवार में अगर एक भक्त होता है तो उसकी 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पीछे, उन सब का कल्याण हो जाता है। तर जाने का मतलब क्या है कि तमाम सारी इन जो द्वेष द्वंद्व की विसंगतियां हैं उनसे बाहर निकल जाते हैं। आपका सबसे छोटे आयु का भी ने जिक्र किया, और आपके पिताजी यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आपने जिस तरह का काम शुरू किया है निश्चय ही प्रशंसनीय है। श्रवंती निश्चय ही उसमें दिलीप सिंह जी से लेकर के पूरे दक्षिण भारत उच्चतर शिक्षा शोध संस्थान के लोगों का ही योगदान है, लेकिन आपने उसे जो रूप प्रदान किया है, अब वो सचमुच दस्तावेजी पत्रिका बन गई है और संग्रहणीय हो गई है सबके लिए। आपको इसके लिए जरूरत है, आपको बड़ी अपेक्षाएं हैं। हम सबको आपके इस संस्थान को भी होंगी, और जो जुड़े हुए हैं आपसे उनकी भी आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं। आप तेलुगु से, आपने तमिल से भी प्रयास किया है हिंदी अनुवाद का। हिंदी एक माध्यम है, हिंदी कोई क्षेत्र की भाषा नहीं है। हम तेलुगु से या मलयाली से या तमिल से इसकी तुलना करने के बजाय हम ये कहें कि हिंदी बिना हिंदुस्तान की अन्य भाषाओं के वो स्थिर रह ही नहीं सकती, उसकी समृद्धि का स्रोत सूख जाएगा। हम लोग इसीलिए दक्षिण में आकर के यह महसूस कर सका कि हमें कहना चाहिए कि हिंदी किसी एक भाषा का नाम नहीं, इस देश के प्रतिनिधित्व करने वाली वाणी का नाम हिंदी है, और उस वाणी के तमाम रूप हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में हमारे सामने आते हैं। इस रूप में शायद हम पहचानने लगे हैं, और यह पहचान और आगे बढ़नी चाहिए। ये किसी क्षेत्र की भाषा, संस्कृत किसी क्षेत्र की भाषा नहीं थी, नागरी लिपि किसी क्षेत्र की लिपि नहीं थी। कोई भाष को ये नहीं कहता कि वो मलयाली भाषी संस्कृत विद्वान थे, कोई नहीं कहता। संस्कृत जो पुराने समय के अगर हम नाम लें तो वो पुरानी हिंदी है, क्योंकि जब हिंदी नाम हम सब जानते हैं, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ, उदारा ने जो भेजा पंचतंत्र की कहानियों का अनुवाद करने के लिए अपने प्रतिनिधि विद्वान को भेजा भारत, तब वो पंचतंत्र की कहानियों उसकी भाषा को हिंदी कहता है। तो प्राचीन काल की संस्कृत भी हिंदी है, लेकिन हिंदुस्तान की भाषा है, और उसमें जो परिवर्तन हुए, अपभ्रंश हुए, चाहे क्षेत्रीय भाषाएं हैं, सब हिंदुस्तान की भाषाएं, और सब हिंदी का ही आत्मविस्तार है, कोई दूसरी चीज नहीं। संस्कृत की अंतर्धारा सब में समान रूप से प्रवाहित हो रही है, चेतना की धारा सब में समान रूप से प्रवाहित हो रही है, और इस देश में हम जाते वैदिक काल से लेकर के आज तक का जो भी प्रवाह है, उससे कोई क्षेत्र, कोई कोना ना तो अछूता है, ना अपने को अछूता मानता है। इसको हम फिर से अगर आत्मसात कर सके, समझ सके, तो भाषाई द्वेष द्वंद्व की सारी दीवारें अपने आप ढह जाएंगी। मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ, और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के उच्च शिक्षा और शोध संस्थान के पूरे मंडल को बधाई दे रहा हूँ कि जिस तरह का काम वो यहाँ इस देश में कर रहे हैं, उसका एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। शायद दुनिया में इसकी पहचान की जाएगी, और जो लोग भारत को प्यार करते हैं, भारतीय संस्कृत को प्यार करते हैं, भारत की भाषा हिंदी का सम्मान करते हैं, वे सब इसका सम्मान करेंगे, लाभान्वित होंगे और अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे। मैं पुनः आप सबके स्नेह और आदर के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ। नमस्कार। नीरजा जी के ही निर्देशन में अपना कार्य किया है। और आप आदरणीय मुख्य अतिथि और
शीर्षस्थ कवि गुरुस्थानीय प्रोफेसर एन गोपी सर, पूज्य पापा शर्मा सर, आदरणीय जोपर सर, यहाँ मेरे प्रति स्नेह के कारण आए हुए सभी सम्माननीय अतिथिगण, श्रोतागण, मित्रगण और मेरे सभी आत्मीयजन, अब धन्यवाद देना है और मैं इस तरह से गदगद हूँ कि मुझे सूझ नहीं रहा। क्षमा कीजिए। मैं अत्यंत आभारी हूँ समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम शुक्ल जी के प्रति, जिन्होंने अपने अखबार में मुझे छापकर मेरे अंदर यह आत्मविश्वास जगाया कि मैं सचमुच ऐसा कुछ लिख सकती हूँ जो पाठक समुदाय के लिए रुचिकर हो। इसी प्रकार मैं कृतज्ञ ही नहीं बल्कि ऋणी हूँ आज के मुख्य अतिथि और लोकार्पणकर्ता प्रोफेसर दिलीप सिंह जी। प्रोफेसर दिलीप सिंह सर ने विद्यार्थी जीवन से ही मुझे प्रभावित और प्रोत्साहित किया है। उनका पितृतुल्य स्नेह मेरी स्थायी पूंजी है। सर, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच यहाँ आए और पहले भी पुस्तक की प्रस्तावना लिखकर जो उपकार किया उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। कबीरदास के पास शब्द हूँ। सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उद्गार, लोचन अनंत उभारिया अनंत दिखावन हार। सर, लोग मुझे तो आपकी छात्रा के रूप में जानते हैं। मैं सदा कोशिश करूंगी कि आपके नाम की लाज रख सकूं और यही बात मुझे गुरुवर प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी के लिए भी कहनी है। आज के आयोजन में मुझे आशीष देने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कृत प्रमुख तेलुगु कवि प्रोफेसर एन गोपी जी पधारे हैं। आपने मुझे